प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण। हम लोग रीट के पेपर के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हैं। देखिए, प्रतिदिन 8 बजे मैंने आपको एक रीट का पेपर हल कराने का वादा किया था, तो आज फिर से हम एक पेपर के साथ उपस्थित हैं। यह पेपर भी 2021 का ही कक्षा 1 से 5 का ही है, रीट का पेपर है और खंड सेकंड वो थर्ड संस्कृत में भाषा सेकंड। हम भाषा फर्स्ट पढ़ चुके हैं, भाषा सेकंड पढ़ेंगे। अगली बार हम कक्षा 6 से 8 का भी लेकर के आएंगे। तो देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है 1 से 30 तक हम लोगों ने पढ़ा था। फिर यहाँ पर लिखा है कि भैया अत्र 63 प्रश्ना सन्ति सर्वे प्रश्ना समाधेया। यहाँ 30 प्रश्न है और हमें सभी प्रश्नों का समाधान करना है। सर्वे प्रश्ना समाधेया माने सभी प्रश्नों का समाधान करना है। चलिए, तो 31वां प्रश्न का पहले समाधान करिए। छोटे उपाध्याय ध्यान से सुनना, आपका विषय है ये। या भाषा अध्यापनीय, जो भाषा हमें पढ़ानी है, सा तस्याह माध्यमे नैव बोधनीय, वह उसी के माध्यम से हमें समझानी चाहिए। हाँ, सा भाषा तस्याह माध्यमे नैव बोधनीय भवति। जिस भाषा को हम पढ़ाना चाहते हैं छात्र को, उस भाषा को उसी भाषा के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। अत्र का भाषा शिक्षण विधि प्रयुक्ता भवति। यहाँ पर भाषा शिक्षण की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। राइट हो गया, आपने इसको समझ लिया। हमको उर्दू पढ़ाना है तो उर्दू के माध्यम से पढ़ाया जाए, संस्कृत पढ़ाना है तो संस्कृत के माध्यम से पढ़ाया जाए, अंग्रेजी पढ़ानी है तो अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाया जाए। भाषा शिक्षण की इस विधि को हम क्या कहते हैं? क्या ये विधि परंपरागत विधि है कि पाठ्य पुस्तक विधि है कि भंडारकर विधि है कि प्रत्यक्ष विधि है? देखिए, जिस भाषा को आप पढ़ा रहे हैं उसी भाषा के माध्यम से पढ़ाना, ये उस भाषा का डायरेक्ट प्रदर्शन है, प्रत्यक्ष विधि है। आपको बताना है कि भाई संस्कृत में केला को क्या कहते हैं, तो केला ही दिखाइए छात्र को और कहिए कि कदली फलम। अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो केला दिखाइए और कहिए दिस इज बनाना, कि बनाना ऐसे दिखाएंगे। ये डायरेक्ट विधि है, आप समझ गए। हम सेव पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ाने जा रहे हैं, सेव लीजिए, बोलिए कि दिस इज एप्पल, एप्पल। संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो सेव फलम, किमस्ति सेव फलम। तो यही प्रत्यक्ष विधि, उस भाषा को हम उसी भाषा के माध्यम से पढ़ाएं, दिस इज डायरेक्ट विधि। यही प्रत्यक्ष विधि है, आप समझ गए। देखिए, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चेतक पुस्तक जो आपके लिए प्रकाशित है, उसी चेतक पुस्तक का ये कौन सा पेज है भाई साहब? 247 पेज। हाँ, ये देखिए यहाँ लिखा ना 247 पेज है, 247 पेज में है और ऊपर लिखा है, देखिए, चेतक आरपीएससी रीट राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स 2021, खंड थर्ड है, संस्कृत है, भाषा सेकंड है, कक्षा 1 से 5 तक में है, 2021 का पेपर है। एक प्रश्न आपने पढ़ लिया, चलिए दूसरा पढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। कुछ लोगों की आंखें कमजोर होती हैं, दरअसल इतना देखते देखते लोग इतना गड़बड़ चीज़ देख लिए हैं कि आंखें जवाब दे गई हैं। भाषाया प्राथमिकम कौशलम अस्ति। भाषा के 4 कौशल होते हैं। भाई साहब, आप बीएड एमएड हैं, आप बताइएगा। भाषाया प्राथमिकम कौशल अस्ति, भाषा का प्राथमिक फर्स्ट स्टेज का कौशल कौन सा है? प्रथम स्टेज में 4 कौशल होते हैं। सबसे पहले किसी भाषा को सीखने के लिए क्या हमको बोलना चाहिए कि लिखना चाहिए कि पढ़ना चाहिए कि सुनना चाहिए? तो भाषणम, पठनम, लेखनम, श्रवणम, इनमें पूछ रहा कि प्राथमिक कौशल। देखिए, भाषा के 4 कौशल हैं, भाषण, पठन, लेखन, श्रवण, ये 4 कौशल भाषा के हैं। अर्थात भाषा को सीखने के ये सोपान हैं, भाषा सीखने के ये मार्ग हैं, भाषा सीखने की ये सीढ़ी है। तो पूछ रहे हैं कि भैया पहली सीढ़ी क्या है? किसी भाषा को, चाहे भाषा संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, जर्मनी हो, कोई भाषा हो, तो क्या हम पहले डायरेक्ट उस भाषा को लिखने लगेंगे कि उसको पढ़ने लगेंगे कि उसको बोलने लगेंगे कि उसको पहले सुनने लगेंगे? सुनते सुनते भाषा आती। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो उसको आप जो सुनाएंगे वही भाषा बोलने लगेगा। मैं गारंटी देता हूँ उपाध्याय जी, आपको पहले उठी बिठवा होए और उस बिठवा को आप कुछ ना सुनाइए, सिर्फ अंग्रेजी सुनाइए, आपको उसको सिखाना नहीं पड़ेगा, वो पैदा होने के बाद अंग्रेजी में बोलेगा। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि उसको श्रवण संस्कार अंग्रेजी का ही होना चाहिए। और यदि दूसरा हो तो उसको फिर आप संस्कृत सुनाइए, शुरू से लेकर लास्ट तक। आपकी पत्नी भी हो और आप भी संस्कृत बोलिए, वो लड़का संस्कृत सुनेगा, संस्कृत बोलेगा। तीसरा हो यदि भगवान की कृपा से, तो उसको हिंदी सुनाइए, वो हिंदी बोलेगा। मैं आपको अपने बच्चे में, आप 4 बच्चा पैदा करिए, उसको 4 भाषा सिखा दीजिए। लेकिन जब तक आप बच्चे को भाषा सुनाएंगे नहीं, तब तक बोलेगा नहीं, सुनेगा नहीं। बच्चा 11-12 महीने सिर्फ सुनता है और 12 महीने 13 महीने बाद कुछ बच्चा। अच्छा जी, अच्छा, एक चीज़ और गारंटी है
कि यदि आप बच्चे को सुनाइए नहीं तो कभी भाषण नहीं होगा। पहला स्टेज श्रवण है, श्रवण नहीं होगा तो भाषण कभी नहीं होगा। जब सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, अब बोलेगा नहीं तो पढ़ेगा नहीं, अब पढ़ेगा नहीं तो लिखेगा नहीं। यही स्टेज है गुरु। तो ये कोई रटने की चीज़ नहीं। आप खुद देखिए, जब आप बच्चे थे तो पहले आपने सालों साल सुना है, सालों साल सुनने के बाद तब बच्चा जाके एक आध अक्षर बोलता है। तो प्राथमिक कौशल पूछ रहा है, भाषा या प्राथमिकम कौशलम अस्ति, तो श्रवण ही प्राथमिक कौशल होगा और उसके बाद का कौशल भाषण होगा, उसके बाद का कौशल पठन होगा, उसके बाद का कौशल लेखन होगा। यदि सवाल पूछ ले कि अंतिम सोपान क्या है, अंतिम स्तर का, तो आपको लेखन बोलना है। 1 2 3 4 4 कौशल हैं, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। आप खुद सोचिए, पहले तुम्हारे बब्बा जो है बहुत तुमसे बोले होंगे जब बच्चे थे, तब आप जाके कुछ अक्षर दो अक्षर बोलने लगे होंगे, तो ये माने पहले सुना आपने फिर बोला। तब बब्बा लिखाने नहीं लगे, तब बब्बा आपको बताए होंगे कि बेटवा का कबूतर लिखो, अंगुली रख रख करके एक प्लास्टिक की तुम्हारे किताब ले आए होंगे, हाँ, तुम किताब को पढ़े कम होगे, फारे ज़्यादा होगे, तो उसी में वो का कबूतर अंगुली रख रख के तुमको पढ़ाए होंगे, खा खरगोश पढ़ाए होंगे, गा गमला पढ़ाए होंगे। इसके बाद तब कहे होंगे महीनों बाद कि बेटवा ऐसे लाइन खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे लिखो। तो यदि आपको भूल जाए कि भाषा का कौशल किस प्रकार से है, तो अपना बचपना याद कर लेना। यदि आप अपना बचपना याद कर लोगे तो किसी भी भाषा को, तुमने जो हिंदी भाषा सीखी है उसका सिस्टम यही है कि पहले तुमने सालों साल दादा से, बाबा से, बाबू से, अम्मा से, दाई से, सबसे तुमने भाषा को सुना। इसके बाद 1 साल बाद, 11 12 13 महीने बाद तुमने भाषा को बोला, तो दूसरा स्टेज भाषण आ जाएगा। इसके बाद अपने दादा, बाबा, पापा, मम्मी जो भी यदि पढ़ी लिखी रही होंगी तो उनसे तुमने पढ़ना सीखा। इसके बाद लास्ट में लिखना सीखा। तो यही भाषण कौशल का स्टेज है गुरु। अब एक सवाल फिर से उसी कौशल से आया, आपसे पूछा जा रहा है कि पठन कौशले भवति, पठन कौशल में होता है, पठन कौशल में क्या होता है? सस्वर वाचन और मौन वाचन होता है कि शुद्ध लेखन और परिमार्जनंच होता है कि अंत्याक्षरी और श्लोक लेखन होता है कि भाषांश लिपि रूपे अवतारणम होता है? आप समझ गए? जब पठन कौशल है, जो पढ़ना होगा उसमें शुद्ध लिखना और परिमार्जन तो हमें लेखन कौशल से होगा ना। अंत्याक्षरी और श्लोक लेखन ये तो भाषण का विषय है ना। अंत्याक्षरी और श्लोक लेखन लेखन का विषय है, अंत्याक्षरी तो भाषण का विषय है। और भाषांश लिपि रूपे अवतारणम ये भी बहुत सारी चीज लेखन से जुड़ी हुई है। और मौन वाचन करना यह भी पठन से जुड़ा हुआ है, और सस्वर वाचन करना यह भी पठन कौशल से जुड़ा हुआ है। हम कुछ चीज़ें सस्वर गाते हैं और कुछ चीज़ों का हम मौन वाचन करते हैं। छोटे उपाध्याय गलत तो नहीं करें? रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा की पुतली, फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये सस्वर वाचन है। ये क्या है? सस्वर वाचन है। और बहुत सारी चीजें हम लोग मौन वाचन करते हैं कि देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। बात समझ में आई? आप जब कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये क्या है जहाँ? ये सस्वर वाचन है। और जब आप इसी चीज को मौन पढ़ते हैं, ये मौन वाचन है। तो सस्वर वाचन और मौन वाचन पठन कौशल से जुड़ा हुआ है। देखिए बहुत सारी चीजें आपको रटनी नहीं पड़ती, समझना पड़ता है। सबको देखो भाई, शुद्ध कहाँ लेखन और कहाँ पठन, कोई सिस्टम ही नहीं है। अंत्याक्षरी तो एक लाइन हम बोलते हैं, एक लाइन तुम बोलते हो, हैं? पहले चौपाई की अंत्याक्षरी होती थी और अब दुर्भाग्य ऐसा हो गया कि अब फिल्मी गाने की हो रही। पहले के मास्टर हुआ करते थे कि श्लोकों के अंत्याक्षरी खिलाते थे, सूत्रों के अंत्याक्षरी खिलाते थे और चौपाइयों के अंत्याक्षरी खिलाते थे। और अब के छोटे उपाध्याय जैसे मास्टर हैं तो लड़कों को कहते हैं कि चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, तेरे बगैर साजन सामन मजा न देगा। अंत्याक्षरी अब भी होती है, बस फर्क हुआ है कुछ। अगला देखिए, निदानात्मक परीक्षणों परांते बालकस्य न्यूनता परिष्काराय शिक्षका विशिष्टम शिक्षणम कारयति तस्य नाम किम, तस्य शिक्षणस्य नाम किम। उस शिक्षण का क्या नाम है? निदानात्मक परीक्षण के बाद, निदानात्मक परीक्षण के बाद बालकों में जो न्यूनता, जो कमी दिखाई पड़ती है, उस न्यूनता को परिष्कार करने के लिए, दूर करने के लिए शिक्षक विशिष्ट शिक्षण करवाता है।
हर छात्र का मूल्यांकन करने के बाद निदानात्मक परीक्षण के बाद बालक में कमी पाई गई, बालक में जो कमी पाई गई, जो न्यूनता पाई गई, उसको शिक्षक उस न्यूनता को दूर करने के लिए विशिष्ट शिक्षण करता है। तो पूछ रहा है कि उस शिक्षण का नाम क्या है? यह निदानात्मक शिक्षण है कि उपचारात्मक शिक्षण है कि सामान्य शिक्षण है कि मिश्रित शिक्षण है? बताइए, सब लोगों को उत्तर देना है, सिर्फ रटना नहीं है। देखिए, निदानात्मक परीक्षण के बाद तो न्यूनता ज्ञात हुई है, तो निदानात्मक परीक्षण तो हो चुका है, तो इसलिए ये तो एकदम ही गलत है। आप समझ गए भाई? निदानात्मक परीक्षण के बाद ना बालक की न्यूनता जाने हैं आप, तो फिर निदानात्मक शिक्षण तो होगा नहीं, ये तो हो चुका। और सामान्य शिक्षण से उसकी न्यूनता का परिष्कार हो नहीं सकता। सामान्य शिक्षण करने से तो फिर निदानात्मक के द्वारा जो बालक की न्यूनता ज्ञात हुई, वो शिक्षक विशिष्ट शिक्षण करेगा। तो यहाँ ही लिखा है कि विशिष्ट शिक्षणम कार्यति। जब विशिष्ट शिक्षण है तो वो सामान्य शिक्षण हो नहीं सकता। बुद्धि लगाओ, जब विशिष्ट शिक्षण उसका करना है तो सामान्य शिक्षण कैसे होगा? ये तो उल्टा हो गया। और निदानात्मक हो ही चुका है तो ए भी तो वैसे गड़बड़ा गया। अब डी में मिश्रित शिक्षण इसलिए नहीं होगा कि हमें किसी पर्टिकुलर मर्ज का पर्टिकुलर इलाज करना है, तो उस छात्र का हम निदानात्मक परीक्षण करने के बाद उसकी न्यूनता ज्ञात हो पाई है। उपाध्याय बताना, मैं बीएड एमएड जैसा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं है? हल्का तो नहीं लग रहा है कहीं पर? तो आप इससे समझ गए कि निदानात्मक परीक्षण जब बालक का हो चुका, कमी ज्ञात हो चुकी और उसका विशिष्ट शिक्षण करना है, तो सामान्य शिक्षण वैसे भी कट हो गया, निदानात्मक हो चुका है तो कट हो गया। मिश्रित शिक्षण से उसका उपचार नहीं हो सकता, इसलिए उपचारात्मक शिक्षण से ही छात्र की उस कमी का उपचार होगा। अब पता चला कि उसको बुखार है और आप दवाई खांसी के दे रहे हो, कभी नहीं हो सकता। अब पता चला किसी को खांसी आ रही है, तुम बुखार की दवाई दे रहे हो, इलाज ही नहीं होगा। तो निदानात्मक परीक्षण के बाद जो बालक की न्यूनता ज्ञात हुई है, उस न्यूनता को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण ही सर्वोत्कृष्ट होगा। इसलिए यही सी वाला विकल्प सही होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, बालकस्य मूल्यांकनम भवति। बालक का मूल्यांकन होता वर्षे केवलम एक वारम कि वर्षे द्विवारम कि वर्षे त्रिवारम कि सततम? समझ में आ रहा है कैसे? बालक का मूल्यांकन देखिए, वर्षे केवल एक बार होगा तो बालक 12 महीने में कितनी बार बिगड़ चुका होगा? समझ गए? और द्विवारम होगा तब तो उसका भंडा श्राद्ध हो जाएगा, सब गड़बड़ा जाएगा, 2 साल में तो सब भूल जाएगा। अब वर्षे त्रिवारम, जब एक बार नहीं हो सकता, यही गलत है, तो अपने आप 2 बार और 3 बार गलत हो चुका। बोलिए, एक बार तो इससे ही पता चल गया कि सतत होगा, सततम। चूंकि बालक का परीक्षण केवल कॉपी लिखा करके टेस्ट लेना भर नहीं होता, बालक का परीक्षण ये भी होता है कि टाइम से स्कूल आ रहा है कि जा रहा है कि नहीं, होमवर्क कर रहा है कि नहीं, बच्चों के साथ संबंध कैसे हैं, दूसरों से लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहा है, छुट्टियों में क्या कर रहा है, जब आधी छुट्टी होती है तब क्या कर रहा है। शिक्षक उसका सतत मूल्यांकन करता है, यहाँ तक देखता है कि जब ये कह के जाता है कि गुरुजी ये करने जा रहे हैं, तो ये भी शिक्षक देखता है कि ससुरा जाता कहाँ है। आप समझ गए? सुसु करने की भी छुट्टी लेता होगा तो भी बालक पर दृष्टि रहती है कि सचमुच गया कि बेवकूफ बना के कुछ साल खेलने भाग जाते हैं। तो शिक्षक बालक का सतत मूल्यांकन करता है, निरंतर मूल्यांकन करता है। जैसे मान लीजिए रोज 10 बजे प्रार्थना होती है, पता चले कि रोज आधा घंटा लेट आ रहा है, तो वो एक दिन टेस्ट भर नहीं लेता, मास्टर बुला के पूछता कब है, रोज आते हो भैया, काहे रोज लेट हो जाते हो, लगातार लेट हो रहे हो। तो वो आखिर उसका यही परीक्षण है, सतत परीक्षण है कि पर डे क्यों लेट हो रहा है। तो बालक का मूल्यांकन सततम भवति, भैया हमेशा रेगुलर होता है, हमेशा होता है। अब लिखा है यहाँ पर छोटे उपाध्याय, निम्नलिखितम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नांकिताः प्रश्नाः समाधेयाः। 36 से 41 तक के प्रश्नों को उत्तर आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के देना है। निम्नलिखितम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य, अर्थ समझ में आ गया? निम्नलिखित अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नांकित नीचे लिखे हुए प्रश्नों का समाधान कीजिए। 36 से 41 तक के प्रश्नों का समाधान करना है। पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। इदम ही विज्ञान प्रधानम युगम, यह विज्ञान प्रधान युग है। अस्याम शताब्द्याम सर्वत्र विज्ञानस्यैव प्रभावो दृश्यते।
इस शताब्दी में सब जगह विज्ञान का ही प्रभाव दिखाई पड़ता है। समझ में आ रहा है? अधुना नहीं तादृशम किमपि कार्यम यत्र विज्ञानस्य साहाय्यम न अपेक्षते। इस समय नहीं है ऐसा कोई कार्य यत्र विज्ञानस्य, जहाँ विज्ञान की सहायता की अपेक्षा ना हो। अर्थात सभी कार्यों में विज्ञान की सहायता की अपेक्षा होती है। क्यों प्रति जी? संप्रति मानवः, इस समय मानव प्रकृतिम वशीकृत्य, प्रकृति को वश में करके ताम स्वेच्छया कार्येषु नियुङ्क्ते, उसको स्वेच्छा पूर्वक अपने कार्यों में नियुक्त करता है, लगाता है ना। वैज्ञानिकैः अनेके आविष्काराः विहिताः, वैज्ञानिकों के द्वारा अनेक आविष्कार किए गए। अनेके आविष्काराः, आविष्काराः में बहुवचन है, अनेके में भी बहुवचन है। वैज्ञानिकैः में जो है ये करता है, करता है। कर्ता में, कर्ता के आधार पर या तो प्रथमा लगेगी या तृतीया लगेगी, इसलिए यहाँ तृतीया विभक्ति लगी है। चूंकि यहाँ लिखा है विहिताः। क्या विहिताः? आविष्काराः। कितने विहिताः? अनेके। किसके द्वारा? वैज्ञानिकैः। ठीक है। तो जब कर्मवाच्य में वाक्य होता है तो कर्ता में तृतीया हो जाती है। मानव जातेः हिताहितम अपश्यद्भिः वैज्ञानिकैः राजनीतिविज्ञैर्वा परमाणु शक्तेः अस्त्र निर्माणे एव विशेषतः उपयोगो विहितः। मानव जाति के हित और अहित को ना देखते हुए, किसमें हित है किसमें अहित है या न देखते हुए, वैज्ञानिकों के द्वारा, राजनीतिज्ञों के द्वारा परमाणु शक्ति और शस्त्र निर्माण में ही विशेष रूप से उसका उपयोग किया गया। समझ गए? उस वैज्ञानिकों का या हमारी मेधा शक्ति का सबसे ज़्यादा उपयोग किसमें किया गया? अस्त्र निर्माण में, परमाणु शक्ति के अस्त्र निर्माण में। कुल मिला के परमाणु बम बनाने में हम पूरा दिमाग लगाए, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तदुत्पादितम च लोक ध्वंस कार्यम, उसके द्वारा जो उत्पन्न हुआ लोक को नाश करने का कार्य, वो अति घोरम भवति, बहुत भयानक होता है। भगवान ना करे किसी के ऊपर परमाणु शक्ति गिराई जाए, परमाणु बम फोड़ा जाए, फिर वहाँ कुछ बचेगा नहीं गुरु। अतः अस्य यथाशक्ति मानव कल्याणार्थमेव प्रयोगः करणीयः। जो वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए हैं, उन आविष्कारों का हमें यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम में यथाशक्ति, मानव कल्याणार्थमेव प्रयोगः करणीयः। वैज्ञानिकों के द्वारा जो आविष्कार किए गए वो हमें मानव कल्याण के लिए ही प्रयोग करने चाहिए। करणीय हमें अनियर प्रत्यय हो गया। कोई दिक्कत? वैज्ञानिकों के आविष्कार के बारे में और विज्ञान के बारे में यह पैराग्राफ आपने पढ़ा, यहाँ तक कोई दिक्कत? कर लेंगे? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? तो आप आइए, कौन सा प्रश्न आपने पढ़ा? 36वां प्रश्न। पैराग्राफ पढ़ने के बाद इसका उत्तर दीजिएगा। डी के बी के बोलिएगा। अस्याम इत्यत्र का विभक्ति है। अस्याम इत्यत्र का विभक्ति प्रथमा की द्वितीया की षष्ठी की सप्तमी। तो अस्याम यह सप्तमी का एक वचन है ना, सप्तमी का एक वचन है, इसलिए डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। डी माने दादाजी, डी माने दादाजी, तो दादाजी सही हो गए। हाँ नहीं, डी माने डी के भी कर दो, कोई दिक्कत। डी के भी सबके दादा हैं। 37वां देखिए। विज्ञानस्यैव पदे संधि विच्छेदः करणीयः। विज्ञानस्य धन एव, विज्ञानस्यैव आ ए मिलकर के ऐ हो गया, दीर्घ संधि वृद्धिरेचि सूत्र से। विज्ञानस्य धन इव होगा, डी के बताइएगा। विज्ञानस्य धन ऐव कि विज्ञानस्य धन एव कि विज्ञाधनस्यैव? ब्रह्मा बताओ। डी वाला विज्ञानस्य धन एव, या में आ है और आगे ए है, आ ए मिल करके ऐ हो गया, और आ ए मिल करके ऐ हो जाना यह वृद्धि, आ ए मिल करके ऐ हो जाना यह। कोई दिक्कत? विज्ञानस्य धन एव विज्ञानस्यैव। हाँ एकदम डी चल रहा है, डी के दादा चल रहे हैं, दादा। 38 में करणीयः इत्यत्र कहा प्रत्ययः। मैं अभी पढ़ा रहा था तो बताया हूँ। करणीय में हमें शायद क्री धन अनियर कहना है कि क्री क्षत्रिय है कि क्री सानस है कि क्री लिट है? जल्दी बताइए ब्रह्मा, आप बताओ। अनियर में रेफ का लोप हो जाएगा, अनीय शेष बचेगा। करणीय में देखो अणीय आपको दिख रहा है, नकार को नकार हो गया, करणीय बनेगा। ये क्री धन अनियर है, ध्यान रखना।
क्री से क्री धातु है, करोत कुर्ता कुर्बंती वाली, और उससे अनियर लगा देंगे, रेफ का लोप होकर के अनि शेष बचेगा, नकार को नकार हो जाएगा, ऊपर ते करणीय बन जाएगा। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। ए माने अखिलेश, अभी माने बाबा, अस्सी माने सी माने चाचा, डी माने दादा हैं। हाँ, वैज्ञानिकै ही अनेके आविष्काराः विहिताः, वैज्ञानिकै ही अनेके आविष्काराः विहिताः इत्यत्र अनेके विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। तो वैज्ञानिकै ही अनेके आविष्काराः विहिताः, पहले पढ़ लो। वैज्ञानिकै में तृतीया का बहुवचन है, अनेके में प्रथमा का बहुवचन है, आविष्काराः में प्रथमा का बहुवचन है, विहिताः ये भी इसके आधार पर लगा हुआ है। तो इत्यत्र अनेके विशेषण पद है, अनेके क्या है विशेषण, तो इसका विशेष पदम किम, अनेके किम, हाँ यदि अनेके विशेषण है तो विशेष क्या होगा, और यदि अनेके में प्रथमा का बहुवचन है तो जो उसका विशेषण विशेष होगा वो भी प्रथमा के बहुवचन में होगा। इसलिए वैज्ञानिक ही तो एकदम में गलत हो गया। पूछिए क्यों गलत हो गया, क्योंकि तृतीया का बहुवचन है। और अनेके पूछा, अनेके विशेषण पद से, अनेके इस विशेषण पद का विशेष पद क्या होगा, तो विशेष पद तो होगा अनेके आविष्काराः। इसलिए सी माने चाचा सही हो गए। चाचा शिवपाल हैं, सी से चाचा, चाचा कौन है शिवपाल हैं, और बी से बाबा, बाबा कौन है योगी बाबा, हाँ बुलडोजर बाबा, और ए से अखिलेश हैं, और डी से हाँ असब के दादा नरेंद्र मोदी। नहीं राइट चल रहा है। 40 में देखिए, यथाशक्ति इत्यत्र समास विग्रह भवति, यथाशक्ति इत्यत्र समास, देखिए समास पूछता तो अब यही भाव हो जाता, और समास विग्रह पूछ रहा है इसलिए, समास विग्रह पूछ रहा है इसलिए शक्तिम अनतिक्रम्य की शक्ते अभावा की सकते है योग्यम की सकते है समीपम। बहुत अखिलेश सही हो गए, अखिलेश सही हो गए। शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, यह होगा क्या अव्ययी भाव समास होगा, शक्ति का उल्लंघन किए बिना, जितनी शक्ति है उतने आधार पर ही काम करना, यही है यथाशक्ति। यथाशक्ति में विसर्ग नहीं मार देना, विसर्ग लगा दोगे गड़बड़ा जाएगा। यथाशक्ति ये अव्यय पद है, अव्ययी भाव में सारा समस्त होने के बाद सब अव्यय पद हो जाता है। क्यों गुरुजी? 41वें सवाल में चलिए, 60 सवालों तक हम लोगों को चलना है। संप्रति मानवः प्रकृतिम वशीकृत्य ताम नियुंक्ते, तो पूछ रहा है अस्मिन वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। इस समय मानव प्रकृति को वश में करके उसको अपने काम में नियुक्त करता है, यही सेंटेंस था ना पैराग्राफ में। पूछ रहा है कि यहाँ संप्रति यह शब्द अव्यय है कि मानव अव्यय है कि प्रकृतिम अव्यय है कि वशीकृत्य अव्यय है कि ताम अव्यय है कि नियुक्ते अव्यय है। तो देखिए यहाँ चारे विकल्प हैं, मानव, संप्रति, ताम और प्रकृतिम, इसी में छांटना है। समझ गए? हाँ, तो बा बुलडोजर, बी बुलडोजर बाबा, बी बुलडोजर, संप्रति ये अव्यय पद है। मानवा ये तो प्रथमा एक वचन का रूप है, संज्ञा पद है। तो ये प्रकृतिम ये द्वितीया का एक वचन है, ताम में द्वितीया का एक वचन है। अव्यय में तो कोई विभक्ति और वचन लगता ही नहीं। अव्यय तो वही है जो विभक्ति में ना हो, वचनों में ना हो, पुरुषों में ना हो, वही अव्यय है। इस दृष्टि से बी बुलडोजर बाबा सही हो जाएंगे। क्यों डीके, नींद तो नहीं आ रही? हाँ, आगे देखिए, आगे देखिए। निम्नलिखित सूक्ते समुचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत, ये बड़ा मजेदार है। निम्नलिखित सूक्ति है, एक सूक्ति है, कह रहे हैं कि इसका रिक्त स्थान पूरा करो। ज्ञानम भारः विना, ज्ञानम भारः विना, ज्ञानम भारः धनम बिना, कि ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, कि ज्ञानम भारः दानम बिना, कि ज्ञानम भारः विद्याम बिना। ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। देखिए एक बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है कि ज्ञान आपका भार के समान है यदि उस ज्ञान का आप कोई काम नहीं करते, कोई क्रिया नहीं करते। राइट है, ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, इसको लिख के रख लेना अपने कमरे में, बहुत काम की चीज है। ज्ञान भार है यदि आप उसका क्रिया रूप में कोई उपयोग नहीं करते हैं। आप समझ गए? कोई भी चीज, कोई भी चीज, जैसे आप वैज्ञानिक हैं, बहुत अच्छा विज्ञान का प्रयोग जानते हैं, पर उसको प्रयोग ना करें तो ज्ञान भार के समान है। आप बहुत अच्छे टीचर हैं और ना पढ़ाएं तो ज्ञान भार के समान है। हाँ, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आपके हाँ केहू को सुइया नहीं लगाते, किसी को दवाई नहीं देते,
तो तुम्हारी डॉक्टरी भार के समान है। बहुत बड़े बैरिस्टर हो, तुम वकील हो, वकालतें नहीं करते हो, वो ज्ञान भार के समान है। ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। इस और यदि उस ज्ञान का उपयोग हो रहा है, लगातार आप प्रयोग कर रहे हैं अपने ज्ञान का, तो वो फिर भार नहीं होगा। इसलिए कहा ज्ञानम भारः कदा क्रियाम बिना, तो यहाँ क्रियाम भरा जाएगा। हाँ, ज्ञाने धर्म उत प्रयोगे, ज्ञान में धर्म है कि प्रयोग में, तो ध्यान रखिएगा प्रयोग में धर्म है। अष्टाविंशति संख्या अस्ति, अष्टाविंशति तो लगता है ये होगा, अच्छा तो ये होगा, फिर ये होगा, तब कौन होगा? तो हर बार उत्तर प्रदेश में बाबा ही चलेंगे का? बा बुलडोजर सही हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर संख्या का क्रम होता है अष्ट माने 8, तो पहले इकाई में देखो 8 कहाँ पर है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब ये तो पक्का गलत हो गया। तो अष्ट के बाद फिर देखो लिखा है विंशति, तो दहाई में विंशति होना चाहिए। तो यहाँ 40 है तो ये गड़बड़ हो गया, यहाँ 38 है इसलिए गड़बड़ हो गया। अब विंशति माने ये 20 है तो यही 20 सही हो जाएगा। हमेशा संख्या इकाई दहाई के क्रम से हमारे यहाँ चलती है। हाँ, सिस्टम से। सिस्टम ये अष्टाविंशति में पहले अष्टा बोला तो तुम 8 लिख दो, और फिर विंशति बोला तो 20 का दहाई के स्थान पर लिख दो, 20 हो जाएगा। ये एक इकाई और दहाई के स्थान पर जो अंक होगा वो 10 गुना बढ़ता है। अब 10 गुणे 2 करोगे कितना होगा? 20। और यहाँ लिखा है विंशति, तो ये 20 हो गया कि नहीं, और ये 8 हो गया, तो 20 8 28। तो हमारे यहाँ जैसे आप देखिए अंग्रेजी वाले कितने मूर्ख हैं वो। हाँ, अंग्रेजी वालों की मूर्खता देखो, वो कहते हैं पहले 20 तब 8। कितना उल्टा सिस्टम है साले। जब तुम 20 कह दोगे तो 20 इकाई हो जाएगी और 8 दहाई हो जाएगी। हमारे संख्या का क्रम इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 होता भैया। जब आप 28 28 को 28 बोल दोगे तो ये, अब आप बताइए, हम कहते हैं मूर्खता तो आप हंसते हो हैं। आप बताओ, उनको बोलना चाहिए 820। हाँ, अरे भाई 28 को बोलना चाहिए 820। ये सिस्टम सही होता। अब क्या कहे, अंग्रेज बेवकूफ़ बना दिए। अंग्रेज बोले, अंग्रेज कहने लगे, जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, बोले कि संस्कृत वाले बेवकूफ़ हैं। वो कहते हैं संस्कृत वाले बेवकूफ़ हैं, बोलिए वो जो 28 को पहले 8 बोलते हैं तब विंशति बोलते। अरे नालायक, गणित वालों से पूछो। अंग्रेजी वालों को मारो गोली और संस्कृत वालों को मारो गोली। जाके गणित वालों से पूछो कि भैया तुम्हारे यहाँ पहले इकाई बोलते हैं कि दहाई। तो ना तुम्हारा, ना तुम अपना पक्ष रखो ना मैं अपना पक्ष रखूं। जाके सीधे मैथ, ये मैथ का सवाल है ना, अंक किसका खेल है? मैथमेटिशियन का। तो मैथ वाले से पूछो कि ए मैथ वाले भैया, प्रोफेसर से पूछो कि भैया तुम्हारे यहाँ पहले इकाई बोलते हैं कि दहाई। वो जो बोल दे तो फिर देख लो कि तुम पहले इकाई बोलते हो कि हम। और यदि हम पहले इकाई बोलते हैं, अष्टाविंशति में अष्ट बोलते हैं, बाद में विंशति बोलते हैं, आई एम राइट। ये विज्ञान मुनियों का विज्ञान है, साइंस का विज्ञान, ऋषियों का विज्ञान है। साले तुम मूर्ख, तुम्हारे बाप मूर्ख, तुम्हारे परदादा मूर्ख, और तुम अपनी मूर्खता हमारे ऊपर लाद रहे हो। अब आप इस तरह से देखिए, अब जब कोई अंग्रेज पढ़ा हुआ अंग्रेजी वाले बोलेंगे यार साले तुम लोग गड़बड़ करते हो, तो बोलो साले तुम अपनी गड़बड़ी हमारे मुँह लाद रहे हैं। अब गलती तुम्हारे परदादा की है, गलती तुम्हारे पूर्वज की है कि साला 28 पढ़ाते हैं। वो पढ़ाते हैं 11 12 13 20 21 22, एकदम उल्टा पढ़ा रहे हैं। 120 220 320 420, ऐसे। वो साले 420 है, साला 420 काम करते। पहले 4 फिर 20, ये 24 है। अब वो बोलते हैं 24 25 26, तो वो सोचते हैं कि हम भी बोले विंशति 8। हम लोग बोले विंशति 8, विंशति 8, तो एकदम गड़बड़ सिस्टम हो जाएगा है। आप देखिए हिंदी वाले बोलते हैं 28 29 30 31 31 32, तो 31 में हिंदी वाले क्या बोलते हैं? 1 और 30। सिस्टम को फॉलो करते हैं। वो संस्कृत की बिटिया है ना हिंदी, वो सिस्टम फॉलो करे। 31 वो नहीं बोलते कि 30 1। आप बोलिए 31 बोलते मतलब 1 पहले फिर 30, 32 2 और 30, 33 3 और 30, 34 4 और 30। आप समझ रहे हैं? वो पहले इकाई बोलते हैं फिर दहाई बोलते हैं। हिंदी वाले पहले इकाई बोलते हैं फिर दहाई बोलते हैं। हिंदी वाले राइट हैं, संस्कृत वाले राइट हैं, बस एक ही मूर्ख हैं। अंग्रेजी वाले लल्लू लाल, सब गड़बड़ की। आप बताइए विज्ञान के आधार पर ना बोलें तो बताइए।
गड़बड़ हो तो बात बताइए। बच्चे भी यही हैं? अब बच्चों का जो स्कूल में मास्टर पढ़ाएगा वही ना बोलेंगे। अब जाके कौन बोलेगा? अब वो बोलेंगे कि नहीं भाई सिस्टम संस्कृत का और हिंदी का एकदम फॉलो है, सही है, तो सही सिस्टम। अच्छा उनसे किसी अंग्रेजी वाले मास्टर से बोलो कि मास्टर साहब आप अंग्रेजी का संख्या गड़बड़ पढ़ा रहे हैं, तो तुम इनको कह देंगे कि आप ही लोग गलत हैं, और हम लोग मान लेते हैं। विद्यालय सुरक्षा नियमान पालयिष्यामः, विद्यालय सुरक्षा नियमान पालयिष्यामः में अंडरलाइन है, लिखा है रेखांकिते पदे लकारः अस्ति। पालयिष्यामि पालयिष्यामः पालयिष्यामः, ये भविष्य काल वाला लिट लकार है। देखो लिट कहीं पर है, यहाँ तो लट है, यहाँ लोट है, यहाँ लंग है, यहाँ लिट है, तो यही भविष्य काल वाला है। पालेंगे, विद्यालय में सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे ना। तो विद्यालय सुरक्षा नियमान पालयिष्यामः, रेखांकित पद में लकार लिट होगा। कहाँ तक पहुँच गए भैया? 45वें में जाएंगे गुरुजी ना। ये देखिए आरपीएससी का आपका SG 037 आरपीएससी संस्कृत चेतक का ये कवर पेज है। ये चेतक घोड़ा आपको दिख रहा है, महाराणा प्रताप सवार है उसमें, ये चेतक है, हल प्रश्न पत्र है। इसमें स्कूल लेक्चरर ग्रेड फर्स्ट का, ग्रेड सेकंड का, थर्ड ग्रेड टीचर का, प्राध्यापक परीक्षा का, कॉलेज लेक्चरर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सेट का, और REET रीट इत्यादि के पेपर मिलेंगे आपको। संस्कृत गंगा के द्वारा पुस्तक प्रकाशित है, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी मिशन राजस्थान पर काम चल रहा है। मिशन राजस्थान भी आपको देंगे। बहुत सारे लोग मैसेज में लिखते हैं कि सर यदि जिंदा हो तो बता दीजिए कि मिशन राजस्थान कब आएंगे। देखिए किताब कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन किताब को लाना मुश्किल होता है गुरु। ऐसा नहीं कि अल्लू बल्लू लल्लू कुछ भी लिख दें। एक एक अक्षर, एक एक विसर्ग, एक एक हलंत, एक एक उत्तर को रात गुजर जाती भाई साहब। तो क्या आपके करियर को हम ऐसे हवा में उड़ा दें कि कभी भी हम कहें किताब आ जाए? किताब लिखना इतना आसान है तो सालों की तपस्या लगती है। ये तो कहिए संस्कृत गंगा में इतनी टीम है तो हम लोग काम कर लेते हैं, वरना अकेले लल्लू लाल हो जाएं। ये देखिए आप चेतक पुस्तक का 248वां पेज देखने जा रहे हैं। संस्कृत गंगा शुद्धम सत्यम सरलम, ये हम लोगों का संकल्प रहता है कि संस्कृत गंगा की किताब शुद्ध हो, सत्य हो और सरल हो। तो हमको पहले तो इसको शुद्धम करना पड़ता है, कोई मुद्रण दोष ना रहे। फिर सत्य ये है कि हम इसमें जो मैटर दे रहे हैं वो प्रामाणिक हो, सत्य हो। हम ये ना लिख दें कि अभिज्ञान शाकुंतल में 8 अंक होते हैं। यदि अभिज्ञान शाकुंतल में 8 अंक लिखते हैं तो ये असत्य मैटर है। और सरल हो। तो हमने 3 संकल्प लिए हैं पुस्तकों में, शुद्धम, सत्यम और सरलम। पहले तो किताब शुद्ध माने मुद्रण दोष युक्त ना हो, और जो मैटर हो, जो मैटर हो उसमें वो सत्य हो, माने प्रामाणिक मैटर हो, और मैटर एकदम सरल भाषा में लिखा हो। इसलिए पुस्तकों को लाने में थोड़ा सा मेहनत तो लगती है। हाँ, ये क्या कहते हैं, ये प्यार का घाव है, इसे भरने में वक्त तो लगता है। क्यों गुरुजी? इसे भरने में वक्त तो लगता है। धनवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। धनवान में तवतु प्रत्यय है कि वति प्रत्यय है कि शानच है कि मतु प्रत्यय? बोलिए। धनवान हो गया, बुद्धिमान हो गया, मतिमान हो गया, विद्वान हो गया, इन सब में मतु प्रत्यय। धनम अस्य अस्ति इति मतु, समझ गए? हाँ, और ये धनवान जो है शब्दों से होता है, तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय होने के कारण धनवान, धनम अस्य अस्ति इति, धन जिसके पास हो वो धनवान है, विद्या जिसके पास हो विद्यावान है, गाय जिसके पास हो वो गोमान है ना। तो धनवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो आपको मतुप लिखना है। जिनकी आंखें कमजोर हो थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेते हैं, कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनको दिखता नहीं है। हाँ, औरतवान है, स्त्रीवान। अधो लिखितम अपठितम गद्यांशम पठित्वा निम्नांकिता प्रश्ना 46 से 51 समाधेया। एक श्लोक पढ़िए ब्रह्मा जी। हाँ, इसमें ब्रह्मा जी का और अमित सामवेदी जी का इस पुस्तक में बहुत रोल है, बहुत योगदान है। भगवान इन दोनों लोगों को एक एक औरत जरूर दे। चेतक की यही कृपा हो कि इनकी नौकरी बाद में लगे, लेकिन पहले इनकी शादी होवे। और नौकरी लगाना तो हमारे बस में है, हम पढ़ा लिखा के, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से पत्नी इनको आप ही के आशीर्वाद से मिलेगी। एक श्लोक पढ़िए, बड़ा प्रसन्न श्लोक है ये श्लोक खुश है और कहता है कि गावः प्रसन्ना मनुजा प्रसन्ना, गावः प्रसन्ना मनुजा
देवा प्रसन्ना व्रतदान यज्ञैः देवा प्रसन्ना किन्नाम तद्यन्नमरौ समृद्धं किन्नाम तद्यन्नमरौ वेद्या समृद्धो भवता विधेयः वेद्या समृद्धो वेद्या समृद्धो भवता विधेयः। अब इन्होंने कहा कि सब कहा कि गायें प्रसन्न है, मनुष्य प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है, व्रतदान यज्ञ से ना, व्रतदान यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, गायें प्रसन्न है, मनुष्य प्रसन्न है। किम नाम तद्यन्न मरौ समृद्धम, भला उसका क्या कहना जो सिमर में भी रह करके सुमेरु पर्वत होता है जिसमें स्वर्ण ही स्वर्ण होता है, तो वहाँ भी आप समृद्ध ना हो पाए। तो ऐसा करो कि विद्या समृद्धो भवता विधेय, आपको विद्या से समृद्ध होना है तो मानो फिर आप सब जगह समृद्ध हो जाएंगे। विद्या समृद्ध होंगे तो मानो आपको विद्या समृद्धि होनी चाहिए, विद्या से बड़ा होना चाहिए, ऐसा वो बताना चाहते हैं। व्रतदान यज्ञ ही इत्यत्र कहा समासः अस्ति, तो व्रतंच दानंच यज्ञंच व्रतदान यज्ञाः और तैहि व्रतदान यज्ञैहि, तृतीया का बहुवचन तो द्वंद्व समास कर देंगे। चा के योग में द्वंद्व समास हुआ तो व्रत और दान और यज्ञ और के अर्थ में द्वंद्व समास हुआ। छोटे उपध्याय द्वंद्व समास आपको लिखना है। 47 में देखिए, तद्यन्न इत्यत्र संधि अस्ति, तो बोलो तद यद ना, तत् था ता को दा हो गया, यत था ता को दा हो गया, तद दा और या मिल करके दिया बन गया, और दकार को आगे पंचमाक्षर आ रहा था तो ना हो गया, तो तब ये बन गया तद्यन्न, तत् यद ना, तत् यद ना। तो कहीं भी आपको स्वर दिख नहीं रहा तो गुण संधि होगी नहीं, आयादी होगी नहीं, और कहीं विसर्ग नहीं दिख रहा इसलिए विसर्ग संधि भी नहीं होगी। तो तद का दा है, फिर आगे या है, फिर दा है, फिर ना है, तो सब व्यंजन व्यंजन, इसलिए व्यंजन संधि होगी। तो कभी कभी दिमाग से कौन संधि हुई इसके लिए दिमाग लगाओ। इसीलिए मैं आपको इस तरह से हल कराता हूँ कि गुण संधि और अयादि संधि क्यों कट गया, क्योंकि गुण स्वर संधि है, अयादि भी स्वर संधि है। तो जब तुमको तद यद ना में कहीं स्वर दिखाई नहीं पड़ रहा है, भाई एक जगह यहाँ पर संधि हुई तो वो दकार है, हलंत है, और यद का भी दा है, हलंत लल्लू लाल है। तो जब दा में भी आ नहीं है, ई नहीं है, ऊ नहीं है, री नहीं है, री नहीं है, ए नहीं है, ओ नहीं है, ऐ नहीं है, तो कुल मिला के गुण ना होगा, ना दीर्घ होगा, ना वृद्धि होगी, ना यण होगा। तो गुण और अयादि ऐसे कट गया। अब विसर्ग संधि के लिए तो विसर्ग जरूरी है, विसर्गो कहीं नहीं दिए तो विसर्गो कट गया, तो फिर आंखें मूंद के व्यंजने भर बचा। अब व्यंजन यहाँ दिख रहा है आपको, तो जब व्यंजन दिख रहा है तो आंख मूंद के व्यंजन मारो। जरूरी नहीं है कि सारे उदाहरण आप पढ़े ही हों, लेकिन ये जरूरी है कि दिमाग में इतना कॉमन सेंस रहे कि कभी कभी कौन से उत्तर गलत हैं, तो गलत उत्तर पता चल जाए तो सही पता चल जाता है। दो तरह से उत्तर पता होता है, या तो आपको सही उत्तर पता हो तो 3 गलत पता हो जाते हैं, एक सही उत्तर पता हो 4 में तो 3 गलत हैं ये पता हो जाता है, और इसका उल्टा ये भी, यदि 3 गलत पता हो तो एक सही अपने आप पता चल जाता है। तो दोनों तरह से प्रश्न पेपर हल करना चाहिए मीठा जहर, या तो सही पता हो और ना सही पता हो तो गलत पता हो। तो गलत पता हो जाए कि भैया ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो फिर एक जो बचेगा वही सही, उसको सही मान के आओ। समझ गए? अब देखिए, प्रसन्न कहाँ भाग जा रहे हो, प्रसन्न होके भाग रहा है। प्रसन्न अत्र कहा प्रत्यय प्रयुक्त, क्ता प्रत्यय है कि क्षत्रि प्रत्यय है कि मूल प्रत्यय है कि ल्युट प्रत्यय है। ल्युट होता तो यू को अन आदेश हो जाता, समझ में आया, और क्षत्रि हो जाता तो कर्तृ भर्तृ कर्ता हर्ता धर्ता भर्ता बन जाता। तो प्रसन्ना में कर्ता हर्ता धर्ता भर्ता भी नहीं। ऋणबुल हो जाता तो वो को अक आदेश होता, पाठका नायका गायका जैसे हो जाता है। बोलो हाँ। तो भैया यहाँ वो को अक आदेश नहीं दिख रहा है इसलिए ऋणबुल गलत हो गया। क्षत्रि में कर्ता भर्ता धर्ता जैसा नहीं इसलिए क्षत्रि भी नहीं होगा। अल्युट में पठनम लेखनम चलनम घमनम ऐसे बनता है, वो भी ऐसा नहीं है तो लुट भी गलत हो गया। तो अब आप जाने चाहे न जाने क्ता के मार्ग चले आओ। आप समझ गए? मीठा जहर समझे कैसे गड़बड़ाया? भाई क्षत्रि में क्षत्रि का रूप कैसे बनता है? पठन गच्छन लिखन चलन,
और त्रिच होता तो करता, भरता, धरता, हरता। अब देखो यहाँ ना तो पठन, लिखन, चलन, गच्छन, नयन इस तरह का नहीं है ये। नहीं है। पठन पढ़ता हुआ, लिखन लिखता हुआ, चलन चलता हुआ, गच्छन जाता हुआ, क्षत्रिय का रूप ऐसा ना बनता है। और त्रिच होता तो कर्त्री, भर्त्री, हर्त्री, धरती, करता, भरता, धरता, हरता इस तरह बनता। तो ना तो त्रिच है ना क्षत्रिय है। णबुल होता तो पाठका इत्यादि बनता, याचका, पाठका। बोल को वु को अक आदेश होता, ऐसा अक यहाँ पर है नहीं। और ल्युट में यू को अन होता, यू और नाको से, तो यू को अन जैसा भी कुछ नहीं है। इसलिए किताब प्रसन्ना में किताब प्रत्यय अपने आप सिद्ध हो गया। बोलो भैया। 49वां देखिए, भवता इत्यत्र का विभक्ति ही अस्ति। तो भवान, भवंतम, भवता, भवता तृतीया का एक वचन, इसलिए भवता चतुर्थैक वचनम कि तृतीया बहुवचनम। देखो यहाँ भी लिखा है भवता में तृतीया, तो आप लोग यही देख के फट से ही मार के चले आओगे। तृतीया मत देखना, आगे बहुवचन लिखा है, इसलिए एक गलत हो गया। चतुर्थैक वचनम गलत है, षष्ठैक वचनम गलत है, तृतीया एक वचनम ही सही है। तृतीया वचन देखोगे तो ए मार के चले आओगे। हमेशा बहुत लोग इतने हलबुल्हा होते हैं, इतने हलबुल्हा होते हैं। भवता, भवता देखे इधर देख, तृतीया मारो 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 मारो, 49 का ए, 49 का ए भर के चले आएंगे। पूरे चारों ऑप्शन देखते नहीं, चारों ऑप्शन देखना है, जल्दबाजी का काम जो गड़बड़ा जाता है। नाम इत्यत्र किम लिंगम, नाम नामनी नामानी, नाम नामनी नामानी, नामना नामाभ्याम नाम भी। तो ये भैया नपुंसक लिंग। कौन लिंग है? नपुंसक लिंगम। हाँ, नाम शब्द, नाम से नामन शब्द है, नामन शब्द नपुंसक लिंग में। आइए 51 नंबर पढ़िए। उपर्युक्त पद्यांश से प्रयुक्त छंदसः नाम किम। उपर्युक्त जो छंद आपने पढ़ा, गावा प्रसन्ना मनुजा प्रसन्ना, तो इसमें पूछ रहा है कौन छंद है। तो देखिए चारों में हाँ क्या लक्षण है। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, यदि तौ जगौगः, तो ये इंद्र वज्रा छंद में है। देखिए चारों चरणों में तगण तगण है ना। आगे देखो लिखा है वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि, त्रयो विधेयः सन्ति। ये 3 विधियां हैं, एक वर्णमाला विधि, दूसरा शब्द शिक्षण विधि, तीसरा वाक्य शिक्षण विधि। भैया ये वाचन शिक्षण में उपयुक्त होती हैं कि चिंतन शिक्षण में, कि स्मरण में, कि श्रवण शिक्षण में। ए नंबर वाचन शिक्षण। देखिए जब वर्णमाला आप सीखेंगे तो वर्णमाला ही नहीं जानेंगे तो वचनवा का करेंगे। अब वर्णमाला नहीं जानेंगे तो शब्द नहीं जानेंगे, जब शब्द नहीं जानेंगे तो वाचन कैसे करेंगे, और शब्दों से ही वाक्य बनता है, वाक्य नहीं जानेंगे तो फिर वाचन कैसे करेंगे। तो वर्णमाला से जानते हैं शब्द, शब्द से जानते हैं वाक्य, और वाक्य लिखे होते हैं किसी भी पुस्तक में, उसी का हम करते हैं वाचन। समझ गए। तो ये तो कोई अंधरो लूल लांगड़ बता लेगा मीठा जहर कि वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि, त्रयो विधिया सन्ति वाचन शिक्षण है। श्रवण शिक्षण में आप बताइए, या स्मरण शिक्षण में, चिंतन शिक्षण में तो चिंतन करते हैं, स्मरण में याद करते हैं, और श्रवण शिक्षण में तो सुनते हैं। जैसे जिसको सुनना है, आप सुनना, उसको ससुरा वर्णमाला ज्ञान हो चाहे न ज्ञान हो, जो बोल रहा है वाचन कर रहा है उसको वर्णमाला का ज्ञान जरूरी। सुनने वाले के लिए कौन वर्णमाला, तो सुन ही रहा है बस। वो तो सुन ही रहा है, को जब सुनो बताओ सुनेगा। उसको शब्द शिक्षण विधि से क्या मतलब, शब्द शिक्षण विधि जो सुना रहा है, जो वाचक है, उसको शब्द शिक्षण होना चाहिए, उसको वाक्य शिक्षण होना चाहिए। श्रवण शिक्षण में ससुरा उसके लिए कौन विधि की जरूरत है, आप समझ गए। इसलिए वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण। जैसे आप देखिए आपकी अम्मा मान लो अनपढ़ हैं, या बाबा लोग पहले नहीं पढ़े लेते होते, लेकिन आप सुनाइए तो रामायण की पूरी चौपाई सुनते थे। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तो जो पढ़ने वाला था उसको वर्णमाला का ज्ञान होता था तो वो पढ़ता था। अब वही आपको दे दो अपनी दादी को कि दादी तुम पढ़ो, तो दादी पढ़ तो नहीं पाएगी पर दादी सुन पाएगी। तो देखिए श्रवण शिक्षण में दादी के लिए वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो वाचक है, जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, उसको ये इस वाचन शिक्षण में जरूरी है। तो सवालवा यही पूछ रहा है कि वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि, ये तीनों विधियां किसमें, तो वाचन शिक्षण में। कोई दिक्कत कर लेंगे।
यहाँ तक कोई समस्या? कौन सा क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? 52 नंबर। 52। ये ले, जो 52 हो गया तो 53 कर लें, हैं? ये ले, इसको तो हम अपने पास बुला लेंगे। ये यहाँ देखो, अधीतानां पाठानां स्मरणाय प्रबलम साधनम भवति। अधीतानां माने पठितानां, जिन पाठों को आपने पढ़ लिया डीके, उसके स्मरण करने का प्रबल साधन क्या है? कोई चीज़ आपने पाठ पढ़ लिया तो बताइए, क्या अब श्याम पट्ट की जरूरत है उसको रटने के लिए? स्मरणाय लिखा है, स्मरणाय। जी जी। क्या चित्र जरूरी है नहीं गुरुजी। कि पाठ्य पुस्तक जरूरी है कि संगणक यंत्र कंप्यूटर जरूरी है? बी नंबर। ससुरा, जिस पाठ को हम पढ़ लिए, जिस पाठ को पढ़ा, अधीतानाम पाठानाम, जी जो ध्यान से पढ़े छोटे पध्या, जो पाठ पढ़ लिया गया यार, उसके स्मरण के लिए श्याम पट्ट की क्या जरूरत है? श्याम पट्ट की जरूरत तब है जब तक हम पाठ पढ़ रहे हैं। तो पढ़ते समय जो कठिन उठिन लगे उसको श्याम पट्ट में लिखने की जरूरत है। चित्र उत्र दिखा करके लोग पढ़ाते हैं, हो सकता है पढ़ाने में जरूरत हो, लेकिन यहाँ लिखा है अधीतानाम पाठानाम। और अधीत पाठ का हमें करना है स्मरण। तो स्मरण करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है पाठ्य पुस्तक। तो ये बी वाला, बी बुलडोजर बाबा सही हो जाएंगे, योगी बाबा सही हो जाएंगे। और योगी बाबा की सीट ज़्यादा निकल रही है, सबसे ज़्यादा वो सही हो रहे हैं। डीके बचाए नहीं, इंदार तुहाँ 2 सीट बची रही, वो चली गई हैं। तो इंदार चुनाव भा तो अखिलेशों की सीट चली गए, और एक ये तुहार रहे हैं रामपुर के, वो चले गए। यत्र प्रश्नेषु 2 स्तंभो निर्मीयते, ऐसा प्रश्न बनाया जाए कि 2 तालिकाएं, एक स्तंभ इधर एक स्तंभ इधर हो। एकस्मिन् स्तंभे एकम तथ्यम भवति, एक स्तंभ में एक तथ्य हो, और द्वितीय च अपरः, और द्वितीय स्तंभ में दूसरा तथ्य हो। तो द्वयो तथा परस्परम संबंधा भवति, अत्र प्रश्नस्य प्रकारा भवति। जो दोनों में हम परस्पर संबंध स्थापित करते हैं, 2 डायग्राम बनाते हैं, एक ए एक बी, एक इधर से इधर, तो ऐसे प्रश्नों के प्रकार को हम क्या कहते हैं? ये सवाल समझ में आया कि नहीं? जी गुरुजी। सवाल नहीं समझ में आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। आ गया गुरुजी। आप बताइए, ये एकांतर विकल्पा है कि बहुविकल्पा है कि रिक्त स्थान पूर्ति है कि मेलनम है? सी नंबर गुरुजी, मेलनम। यदि रिक्त स्थान पूर्ति होता तो कुछ यहाँ लिखा जाता, फिर कुछ में हाँ खा लिया, फिर इधर लिखा, वो रिक्त स्थान पूर्ति होती। बहुविकल्प में कई सारे विकल्प देते हैं। जब भाई वो कह रहा है कि एक में तथ्य इधर लिखा जाए, एक तथ्य इधर लिखा जाए, तो 2 तथ्यों को फिर इसको, तो ये तो मेलना है कि इसका ए का बी, सी का डी, इसका ये, तो ये मेलन है, इसी को कहते हैं। ये कैसा? अत्र प्रश्न से प्रकार, ये मेलन प्रकार है। ये प्रश्न को मेलन, देखें, सुमेलयतु, मेलयतु, हाँ। तो ए वाले ग्रुप को हम बी वाले ग्रुप से ठीक से मिलाते हैं। ये मेलन वाला सवाल है। कस्याम परीक्षायाम ग्रंथस्य कामपि समस्याम प्रस्तुतीकृत्य, किस परीक्षा में ग्रंथ की किसी समस्या को प्रस्तुत करके, तस्याम छात्राः तर्क वितर्केण, उसमें छात्र अपने तर्क वितर्क के द्वारा स्वविचारान प्रकटयन्ति, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। छोटे उपाध्याय, किस परीक्षा में ग्रंथ की किसी समस्या को प्रस्तुत करके छात्र उसमें तर्क वितर्क करके अपने विचारों को प्रकट करते हैं? यदि आप बनारस में रहे होंगे तो जानते हैं, बनारस के लोग बचपन से ही पढ़ने के बाद यही करते हैं। पहले एक समस्या उठाएंगे, हाँ, जैसे मान लो समस्या उठाए कि भैया माहेश्वर सूत्रेषु हकारस्य द्वित्वम किमर्थम, तो ये है कस्याम परीक्षायाम ग्रंथस्य कामपि समस्याम प्रस्तुतीकृत्य। पहले समस्या प्रस्तुत होती है शास्त्रार्थ में। जैसे मैंने कहा कि हैवरट में और हल में हा 2 बार क्यों आया, ये समस्या पहले रखेंगे। फिर छात्रा तर्क वितर्केण स्वविचारान प्रकटयन्ति, तो उसमें तर्क वितर्क शास्त्रार्थ यही कि हम अपना तर्क देंगे, आप अपना तर्क देंगे। हाँ, एक पक्ष में रहेगा कि ना सही है, एक कहेगा गड़बड़ है, गड़बड़ है, हा को 2 बार लाना ही नहीं चाहिए, तो गड़बड़ा दिए सब। तो एक पक्ष में एक विपक्ष में अपना अपना तर्क, एक करेगा तर्क, एक करेगा वितर्क, एक करेगा तर्क, एक करेगा वितर्क। तो वही एक है पक्ष में, एक है विपक्ष में। तो तर्क वितर्क के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं शास्त्रार्थ परीक्षा में। और ये काशी की परंपरा में बहुत है, तो जो काशी की धरती से हैं उन लोगों को पता है। कल गुरु पूर्णिमा में शास्त्रार्थ होगा, और कल संस्कृत गंगा में भी शास्त्रार्थ होगा गुरु पूर्णिमा में। हाँ, शास्त्र से नहीं होगा तो फिर वो पाणिपादास्त्र होगा। तो शास्त्रार्थ करो या पाणिपादास्त्र करो, हाथ पैर की लड़ाई लड़ी जाएगी। डीके बी के तैयार रहना, शास्त्रार्थ करना है। प्राचीन विधिना शिक्षारंभा कस्मात् परम भवति स्म। प्राचीन विधिना शिक्षारंभा कस्मात् परम, प्राचीन काल में शिक्षा का आरंभ किसके बाद होता था?
भवति स्म होता था। समाल को पहले समझ लेना। कहते हैं कि प्राचीन विधि में शिक्षा का आरंभ किसके बाद होता था? क्या पहले कर्णवेद कान छदाई होती थी तब विद्यारंभ होता था? कि पहले विवाह करते थे तब विद्यारंभ होता था? जैसे छोटे उपाध्याय का हुआ, विद्यारंभ अभी हुआ, विवाह पहले हो गया। समावर्तन संस्कार के बाद विद्यारंभ होता था कि उपनयन संस्कार के बाद विद्यारंभ होता था? यही लिखा है कि प्राचीन विधि में शिक्षा का आरंभ किसके बाद होता था। तो देखिए, कान का छेदाई फिदाई तो पहले हो जाता है, कुछ बाद में भी लोग करते हैं। विवाह तो बहुत बाद में होता है। विवाह के पहले तो उपनयन, उपनयन के बाद समावर्तन, समावर्तन के बाद विवाह है। हाँ, ये कुछ उल्टा हो जाता है। जैसे हमारे छोटे उपाध्याय के साथ हुआ कि बेचारा जब कक्षा 5 पास किया तभी से उसको जो है विवाह कर दिए। अब बेचारा तब उसके बाद पढ़ाई शुरू किया है। तो उपनयन, उपमाने पास, नयन माने ले जाना, छात्र को गुरु के समीप ले जाना ही उपनयन संस्कार है। तभी उसका शिक्षारंभ होता था प्राचीन विधि में। प्राचीन काल में पहले उपनयन, गुरु के पास लोग ले जाते थे और वो उस समय जो संस्कार गुरु करता था, जिसे मुड़ देता था। तो जैसे अभी यहाँ पर सब लोग अपने से अपना उपनयन कर लिए, मुड़ा लिए, मतलब उपनयन संस्कार हो गया, चूंदी रख लिए, ये उपनयन। अब गुरु के समीप आप लोग आए हैं, ठीक है। उपनयन संस्कार के बाद शिक्षारंभ, आपको टीजीटी की तैयारी की शिक्षारंभ हो गया। रीट वाले अब शिक्षारंभ कर दिए हैं। मुझे फल अच्छा लगता है, इति वाक्य से संस्कृतानुवादम कुरुते, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो लिखा है कि माम फलम रोचते, कि मम फलम रोचते, कि मह्यम फलम रोचते, कि अहम फलम रोचते। रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, इस सूत्र के आधार पर जिसको अच्छा लगता है वो प्रियमाण होता है। और प्रियमाण में चतुर्थी लगती, मह्यम में चतुर्थी लगती। बी वाला उत्तर सही हो जाएगा, बी का उत्तर सही है। अहम फलम रोचते एकदम गलत है, माम फलम रोचते उससे भी बड़ा गलत है, मम फलम रोचते एकदम में ही गलत है। हाँ, तो मह्यम फलम रोचते होगा। वैसे यहाँ फलम नहीं करना होगा, मुझे बालिका अच्छी लगती है ऐसा लिखना चाहिए था। तो उत्तर हो जाता मह्यम बालिका रोचते। ये छोटे उपाध्याय कहें सर कहीं कहीं उत्तर गलत गड़बड़ा गया है, पेपर गड़बड़ बन गया है। फल कहाँ अच्छा लगता है? फल तो लोग देते हैं तब भी नहीं खाते हैं ये। हाँ, लितुलशानाम दंता, लितुलशानाम रिक्त स्थानम पूरे, तो आप पढ़िए तुरंत आ जाएगा। लितुलशानाम दंता, अकु विसर्जनीया नाम कंठा, जीवा मूली यस जीवा मूलम, ऋतुलशानाम मूर्धा। तो लितुलशानाम को यहीं पर दंता को गोला कर दीजिए, ये वाला सही हो जाएगा। ली का तू मन ताता दादा ना, और ला और सा का दंत से उच्चारण होता है। तो उच्चारण स्थान से सवाल आ रहा है। अब एक देखें नीचे वाला जो 59वां सवाल है वो है वाच्य परिवर्तन से। लिखा है अहम पुस्तकम पठामि, अस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम भवति। अहम का हो जाएगा मया, पुस्तकम का पुस्तकम, पठामि का पठ्यते। तो मया पुस्तकम पठ्यते कहाँ गया? दादाजी सही हो गए। मया पुस्तकम पठ्यते, मया पुस्तकम पठामी नहीं होगा, एकदम में गलत है। जब मया हो गया तो पठामी कैसे लग गया? यहाँ अहम है और यहाँ पठ्यते है, इसलिए ये गलत हो गया। अहम के साथ पठ्यते कभी लगेगा ही नहीं। और यहाँ मया है तो यहाँ पठामी लग गया। और यहाँ पुस्तकम कह रहा है, ये पुस्तकानी कह देते हैं, इसलिए ये तो महा गलत है। तो अहम पुस्तकम पठ्यते, मया पुस्तकानी पठामी, मया पुस्तकम पठामी, ये गलत है। मया पुस्तकम पठ्यते, डी वाला उत्तर ही सही होगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए। 60वां और आखिरी क्वेश्चन आपकी सेवा में प्रस्तुत है। 60वां क्वेश्चन है वाक्यमिदं संशोधयत, वाक्यमिदं संशोधयत, नगरेण परितः क्षेत्राणि सन्ति। नगरेण में तृतीया का एक वचन है, परिता के योग में द्वितीया लगनी चाहिए भैया। तो देखिए यहाँ परिता है, यहाँ षष्ठी लग गई इसलिए गलत हो गया। यहाँ नगरात परिता के योग में पंचमी लग गई इसलिए गलत हो गया। यहाँ परिता के योग में द्वितीया लग गई, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। परिता के योग में चतुर्थी लग गई, ये भी गलत है। तो जब परिता के योग में षष्ठी गलत हो गया, परिता के योग में पंचमी गलत हो गया, परिता के योग में नगरात चतुर्थी गलत हो गया, तो जिसके बारे में कुछ नहीं बोले तो चाचा सही हो गए। शिवपाल चाचा भी चल रहे हैं, आखिरी में शिवपाल चाचा आ गए। देखो बाबा के पाले में हैं, यहाँ थे शिवपाल, सी से शिवपाल, सी से चाचा। तो एक को छोड़े भी बुलडोजर बाबा के आ गया, बुलडोजर बाबा को बोले नीचे रहो भी, नहीं तो ए से अखिलेश ने, वे से अपर्णा कर लो। ए से अपर्णा, बी से बाबा, ए से अपर्णा, बी से बाबा, सी से चाचा, डी से दादा, चारों भाजपाई हो जाएंगे। तो मित्रों ये वाला पूरा पेपर आपको इसी में लिंक लगी होगी, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इस पूरे पेपर को पा सकते हैं। हम कक्षा 1 से 5 तक भी पढ़ा रहे हैं, 6 से 8 भी पढ़ा रहे हैं।
प्रतिदिन आपको 8 बजे ये पेपर मिलेगा। इसी संकल्प के साथ मित्रों आज मैं विदा लेता हूँ। आज हमारे साथ आखिरी तक आप जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे इन्हीं में से 1-2 क्वेश्चन आपको आ जाए या इसी प्रकार के क्वेश्चन आ जाए और आप कर लें। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।